एंड वेलकम टू सोशल लैब। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। फुल चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरा चैप्टर सही से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी बहुत आसान से चैप्टर समझ सकें। तो शुरू करते हैं डेवलपमेंट। अब सबसे पहले जो डेवलपमेंट वर्ड है ये होता क्या है। आपको हर एसएसटी का एक रूल है, आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के नाम का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए, भले वो कोई भी चैप्टर हो। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और विकास मतलब अपने आप को बढ़ाना। बढ़ाना पॉजिटिव डोमिनेट, टू पॉजिटिव डोमिनेट मतलब अपने आप को सही ओर से बढ़ाना। ये नहीं कि अगर आप कहीं पे कोई अच्छा काम कर रहे थे तो आपने अपने आप को बढ़ाया पर नीचे की तरफ बढ़ाया, जिससे आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आएगा डेवलपमेंट होता क्या है। अपने आप को बढ़ाना है, पॉजिटिवली बढ़ाना, टू डोमिनेट आवर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो अब देखो डेवलपमेंट है, इसकी एक प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की, कि इंडिया में जैसे डेवलपमेंट करना चाहेंगे हम लोग, तो जो इंडिविजुअल लोग हैं, जैसे कोई एक इंसान है, मान लो ये इंसान है और ये पूरी कंट्री है, तो कंट्री जो डेवलपमेंट करना चाहेगी वो अलग होगा, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट करवाना चाहेगा वो अलग होगा। जैसे कि चलो आप कंट्री पे मत जाओ, अब जो जैसे एक इंडिविजुअल ये है और एक इंडिविजुअल ये है, अब ये दोनों जो चीज़ सोच रहे होंगे ना, उन दोनों का भी मानसिकता अलग अलग होगी। जैसे कि मान लो ये एक ट्राइबल पर्सन है, और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने ताकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, और जो ट्राइबल है वो नहीं चाहेगा कि डैम बने, क्योंकि डैम बनेंगे तो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो खुले खुले जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अच्छी हो, रिवर्स, वहीं पे ही डैम बनेंगे, और ट्राइबल्स वहीं पे रहते हैं रिवर के आसपास, मतलब ऐसे, तो इनको अपने घर से माइग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये नहीं चाहेंगे। तो फिर इससे हमें एक बात समझ में आती है कि डेवलपमेंट हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इससे आपको पता आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे कि डेवलपमेंट मतलब आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट, देयरफॉर डेवलपमेंट मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग। अब डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो भी हम इसे क्यों करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से ही हमारी जो इंडिया की स्थिति है वो आगे बढ़ेगी। डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें क्या पता चला इससे। जो हमें पता चला उसके देखो कंक्लूज़न क्या आया। अभी फर्स्ट पॉइंट ये आया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब जैसे कोई पीपल कुछ और चाहेगा और किसी के मन में कुछ और होगा। जैसे मान लो, अगर आपको एग्जांपल दिया ट्राइबल होगा, जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है डेवलपमेंट को लेकर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट होता है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लो एक पर्सन है, ये इसके लिए कोई डेवलपमेंट हो गया, इसके लिए वो डेवलपमेंट अच्छा हुआ, पर एक और पर्सन है उसके लिए वही डेवलपमेंट ख़राब हुआ। तो इससे हमें दो पॉइंट पता चलते हैं कंक्लूज़न से कि हर कोई इंसान एक ही डेवलपमेंट नहीं चाहता, और जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हुआ है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी अच्छा डेवलपमेंट हो। तो अब आपको ये पता चल गया डेवलपमेंट होता क्या है, कैसा क्या सब कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे, जैसे कंट्री को डेवलप होना है तो कैसे डेवलप होना है। तो सबसे पहले कंट्री को इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब जो इनकम है, मैं आपको बताता हूँ इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब। इनकम सबको पता होगा, इनकम मतलब पैसा, इनकम एंड अदर गोल्स। अब सिर्फ इनकम के तौर पे अभी बहुत से लोगों को लगता होगा कि कंट्री की अगर इनकम बढ़ जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाती है, तो वो डेवलप कंट्री मानी जाती है। ऐसा नहीं होता। इनकम के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। गोल्स इज़ नॉट इक्वल टू हाई इनकम्स ओनली। मैं ओनली कह रहा हूँ, इनकम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर ओनली मतलब सिर्फ आप इनकम के तौर पे लोगों को कैटेगराइज कर रहे हो कि ये डेवलप है, ये डेवलपिंग है, तो ये एकदम गलत है। ऐसा नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो डेवलपमेंट के मैं एक्सपेक्ट्स बताने वाला था आपको, मतलब कि डेवलपमेंट इनकम की जगह कैसे होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। विद इनकम, ये पीपल है, विद इनकम, एक सेकेंड, पीपल मैंड इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। मतलब इनकम के साथ साथ लोगों को जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है,
और फ्रीडम भी चाहिए होती है, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ मतलब ऐसे सबकी चेन बना के एक पीपल डेवलप्ड पीपल कहलाया जाता है। ये नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है मान लो और उसकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसको कहते हैं कि आप डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम के साथ नहीं जोड़ सकते। सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। अब जो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ है, मतलब जो हमारी लाइफ की क्वालिटी, मतलब हम अपनी जो लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो मटेरियल थिंग्स होती हैं और एक नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं। मटेरियल थिंग्स का मतलब क्या है इधर, जो मटेरियल थिंग्स हैं उसका मतलब है मनी, मतलब एक तो मनी पे डिपेंड, इनकम पे डिपेंड तो करती है, साथ में नॉन मटेरियल थिंग्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट, नॉन मटेरियल थिंग्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि मटेरियल थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मटेरियल पैसा, नॉन मटेरियल में बहुत सारे, जैसे मैं आपको पिछले पॉइंट बताए थे, रिस्पेक्ट हुआ, फ्रीडम हुआ, ये सब नॉन मटेरियल है, मतलब कोई सामान नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड व्हाट कांट मेजर्ड इज इन इम्पॉर्टेंट, मतलब ये गलत है। जैसे आपने समझ लिया जो भी चीज़ मेज़र ही नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। मान लो हम फ्रीडम को मेज़र नहीं कर सकते, हम फ्रीडम को मेज़र कर सकते जैसे कि 1 किलो फ्रीडम है या फिर ये $1 फ्रीडम है या फिर 100 रुपये फ्रीडम, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रीडम को मेज़र नहीं कर सकते तो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मान लो एक जॉब एक्सेप्ट करने गए, तो वहाँ पे आप सबसे पहले से पूछेंगे, आप मतलब सबसे पहले क्या आप ये पूछेंगे कि वहाँ पे आपको कितना इनकम मिलेगा, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये हुआ मटेरियल थिंग, ये हो गई हमारी इनकम। आप इनकम के बारे में पूछेंगे। अब आपको इनकम दे रहे हैं वो 50,000 रुपये, और लेकिन आपको पूरा दोपहर के 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करा रहे हैं, साथ में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ही गंदी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब मतलब इनकम तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे मान लो कंडीशंस, जो कंडीशंस हैं उधर की वो बहुत ख़राब है। तो आपने क्या किया, आप अब जॉब करने जा रहे हो तो मतलब आप डेवलप करने जा रहे हो अपने आप को, तो आपने इनकम के साथ साथ अलग अलग चीज़ें भी देखी। तो तो इसी से आपको पता चलना चाहिए कि डेवलपमेंट में इनकम की ज़्यादा अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो हम बहुत देर से देख रहे हैं इनकम इनकम इनकम। अब डेवलपमेंट होता क्या है, मतलब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स एंड देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। अब आपको पता है जैसे एक पर्सन है, उसकी अलग मानसिकता है, मतलब अलग थिंकिंग है, तो उसका जो कंट्री का नोशन है, मतलब आइडिया, नोशन मतलब आइडिया, तो उसका जो नोशन है, आइडिया है, वो भी कंट्री के लिए अलग होगा, मतलब वो कुछ और चाहेगा। ऐसी जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, सिमिलरली इसी के सिमिलर एक जैसे डेवलपमेंट के गोल्स हो गए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड डिफरेंट पर्सन्स एंड कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना। क्या दिमाग में रखना, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना कि दैट डिफरेंट पर्सन्स, मतलब हाँ डिफरेंट पर्सन्स, भाई राइटिंग में मत जाना, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ प्लीज़, could have different conflicting notion, मतलब conflicting notion मतलब कोई कुछ चाह रहा है कोई कुछ चाह रहा है। डिफरेंट पर्सन्स could have different conflicting notions, मतलब कोई बंदा वो चाह रहा है कोई बंदा वो चाह रहा है, ऐसे अलग अलग चीज़ आ रही हैं, और जो एक बंदा डेवलपमेंट कराना चाह रहा है दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अब ये डिसाइड कैसे करें कि क्या बेस्ट है। अब हमें इस डिसाइड करने के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल, मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा है, उस रास्ते को अपनाओ। अब हमने यहाँ पे बहुत कुछ देख लिया, आपको रिकॉल करवा देता हूँ। डेवलपमेंट होता क्या है, अपने आपको विकास करवाना, पॉजिटिवली टू डोमिनेट आवर इन अ पॉजिटिव वे। डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट में अब नोशन डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है, तो सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तब भी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही हमारा कंट्री, हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। अब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इनकम के तौर पे कर सकते हैं, और इनकम के अलावा जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा जब जो भी अब तक पढ़ा है मैंने, और जो भी अब तक पढ़ा है अब तक हम लोगों ने। तो नॉन मटेरियल थिंग्स फ्रीडम हुआ, सिक्योरिटी हुआ, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ कंडीशन, ये सब जो भी कंडीशंस वगैरह होती हैं वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अब हाउ टू कंपेयर
हमारे डेवलपमेंट कर लिया अभी। अब डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम कंपेयर भी तो कर सकें कंट्रीज़ को और स्टेट्स को, जैसे कि कौन ज़्यादा वो बेहतर है और कौन ज़्यादा, मतलब मैं किसी को भी पर्सनली कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब कौन ज़्यादा बेहतर है किसी और कंट्री या किसी और स्टेट से। तो ये कंपेयर कैसे करेंगे? अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ उधर, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हो। मान लो कि 100 बच्चे हैं, उसमें से 100 बच्चे हैं, उसमें से मान लो कि एक पर्सन है वो सबसे ज़्यादा, मतलब एक बच्चा है सबसे ज़्यादा होशियार है, मतलब वो इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा हाई है। किसमें? इंटेलिजेंस में। पर वही बच्चा, ये तो नहीं कि वही बच्चा हर चीज़ में हाई, मतलब हर चीज़ में सबसे आगे होगा, नहीं। मान लो कोई सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में। तो आप अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं लोग, वैसे क्लास में बच्चों को। तो ऐसी जो नोशन है, मतलब कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए भी कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इनकम। ऐसा सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज़ हुआ, स्टेट हुआ, या फिर कुछ भी, आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप सबसे पहले आपको इनकम तेज़ से हो रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनकम है क्या चीज़। अभी जब आपको लगता है कि इनकम पैसा होता है, तो वही होता है, पर आपको ब्रॉड, मतलब सही से एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि होता क्या है। इनकम होता है हमारे, इनकम ऑफ कंट्री क्या होता है, मतलब इनकम ऑफ कंट्री होती है टोटल इनकम ऑफ कंट्री। अब टोटल इनकम ऑफ कंट्री मतलब कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, मान लो कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, तो वो 100 लोग जितने रुपए कमा रहे हैं, या उनकी जितनी भी इनकम है, तो वो टोटल 100 लोगों की टोटल इनकम होती है इनकम ऑफ अ कंट्री। समझ गए? तो ये क्या होता है? इनकम ऑफ अ कंट्री। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम इनकम ऑफ द कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो जैसे कि मान लो इंडिया है, आपको एक इंडिया है, एक यूएस है। अब इंडिया की जो टोटल इनकम है और जो यूएस की टोटल इनकम है, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है और यूएस की पॉपुलेशन कंपैरेटिव इंडिया के कंपैरिजन में कम है, बहुत कम है। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन हाई है, तो वहाँ पे लोग, जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ही। तो मतलब वहाँ के, आपको ऐसा समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन हाई है तो वहाँ की इनकम भी हाई हो सकती है, और वहाँ की पॉपुलेशन लो है तो लोग ही कम है, तो इनकम भी तो कम ही होगी किसी बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेटेड कंट्री से। तो फिर टोटल इनकम से कंपेयर करना थोड़ा गलत रहता है, ये अनफेयर रहता है। तो फिर हमें किससे कंपेयर करना चाहिए? अभी सिर्फ इनकम की बात हो रही है, इनकम में किससे कंपेयर होना चाहिए? तो कंपेयर होना चाहिए एवरेज इनकम। एवरेज इनकम के थ्रू कंपेयर होना चाहिए। अब एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ये होती है एवरेज इनकम। मतलब एक जना कितना रुपया कमा रहा है, तो उससे एवरेजली हम निकालेंगे, तो हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। और इसे हम एक वर्ड कहते हैं, आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे जो हमने एवरेज इनकम है, उसको हम क्या कहते हैं? ये सिर्फ पेपर आ भी सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा मतलब पर्सन, पर मतलब हर पर्सन की इनकम, हर पर्सन की इनकम एवरेजली जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंट्री कंपेयर करते हैं, तो उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पर कैपिटा इनकम हो गया। अब मैं आपको एक WDR के मैं बताऊंगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उससे हमें कंपैरिजन पता चलेगा और भी अच्छे से। तो फिर मैं आपको वो सारे पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ। अब WDR क्या होता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या होता था? यूज टू कंपेयर कंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ इनकम। मतलब इससे कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया जाता था। मतलब किसी की इनकम हाई है तो वो ऐसे करके। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रीज़ विद PCI मतलब पर कैपिटा इनकम,
PCI मतलब पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज विद PCI $49,300 और मोर देन 49,300 पर एनम आर रिच कंट्रीज। पर एनम का मतलब क्या है? अब आपको रुक जाओ, मैं आपको यहाँ पे तो सही से बताता हूँ सर। समझ गए ना, वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया गया था और इनकम के बेसिस पे कंपेयर करता था, तो ये सब था इसमें। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? तो देखो जैसे कि एक सेकेंड मैं पूरा रफ कर दूँ पहले। जैसे कि मान लो अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 49,000, अरे इतना कम हो गया, 49,300 $, है या फिर इससे ज़्यादा है, वो रिच है। ठीक है, इसका मतलब यही था। कंट्री विद PCI $49,300 मतलब किसी कंट्री में पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर, मतलब किसी कंट्री में एक इंसान $49,300 कमा रहा है हर साल या फिर से ज़्यादा कमा रहा है, तो वो कंट्री रिच कंट्री है। अब और जो $2,500 मतलब $2,500 से कम कमा रहा है या फिर इतने कमा रहा है, वो लेस इनकम कंट्रीज हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 रुपीज़ मतलब 2 करेंसी या फिर 2 कलेक्शन ऑफ मनी की बात की गई है। एक है $49,300 और एक है $49,300 और एक है $2,500। तो आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया की क्या बात है यहाँ पे? इंडिया की क्या बात है मतलब इंडिया यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इंडिया कितना कमाती है या फिर मतलब इंडिया का कितना है टोटल, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। इंडिया जो है वो ना ही रिच है ना ही बहुत ही लो है, लो मिडल, मतलब बीच में लाई करती है, लो मिडल। क्योंकि 2019 में जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था वो था $6,700 पर एनम। PCI की बात कर रहा हूँ मैं, पर कैपिटा इनकम। इंडिया की लो मिडल में राय करती थी, क्योंकि 2019 की रिपोर्ट में जो पर कैपिटा इनकम थी लोगों की, वो $6,700 थी पर एनम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट और आता है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। अब जो रिच कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जैसे रिच कंट्रीज है मिडिल ईस्ट को छोड़ के, ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा पर आपको समझना है, मिडिल ईस्ट एंड अदर सर्टेन स्मॉल कंट्रीज, एंड थोड़ा स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज उनको छोड़ दिया जाए, तो जो रिच कंट्रीज है ना, रिच कंट्रीज मतलब जो अमीर कंट्रीज हैं, वो सारी डेवलप कंट्रीज़ में आती हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, जितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि भी। अब हमने देखा कि एवरेज इनकम से लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका भी एक लिमिटेशन है, मतलब इसका भी एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज क्या है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझूंगा। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना कि पेपर में आ जाता है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, तो इससे एक एवरेजेस आर यूज़फुल फॉर कंपैरिजन। मतलब जो एवरेज इनकम है वो कंपैरिजन के तौर पे तो बड़ा काम की है, जब कंपैरिजन में तो बड़ा यूज़फुल है, बट यहाँ पे एक चैलेंज है, बट दे हाइड डिस्पैरिटी। इस राइटिंग में प्लीज़ जज मत करना। एवरेजेस आर यूज़फुल फॉर कंपैरिजन बट दे हैड डिस्पैरिटीज़। अब इसका मतलब क्या है वो मैं पूरा सही से समझाता हूँ आपको। देखो, हाँ मतलब मैं आपको पूरा एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, आपको सही से समझ में आ जाएगा। इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब देखो, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। अब इस कंट्री में रहते हैं 3 लोग, A B C। इधर भी रहते हैं 3 लोग, सिर्फ से माना जा रहा है, ठीक है। अब A कमा रहा है इधर 50 रुपये, B कमा रहा है 50 रुपये, C कमा रहा है 50 रुपये, और इधर A कमा रहा है 100 रुपये, B कमा रहा है 50 रुपये और C कमा रहा है 0 रुपये। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जो A की एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम मतलब टोटल कितनी हो गई 150 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 3, तो ये कितना हो गया 50। तो A की एवरेज इनकम यहाँ पर कैपिटल इनकम 50 है। अब ये यहाँ पे भी टोटल इनकम 150 अपॉन 3,
तो यहाँ पे ही 50 है। अब इससे आपको लग रहा होगा कि दोनों के 50 है, दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों का पर कैपिटा इनकम इक्वल आया है, पर इसमें एक अंतर है। इससे क्या पता चला, एवरेज या यूजफुल कंपेयर द हाई डिस्पैरिटीज। इससे आपको ये पता नहीं चलता कि वहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या फिर नहीं है। अब कंट्री ए, आपको लग रहा होगा कि आपको कंट्री ए या कंट्री बी में से ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन सी लग रही होगी, कंट्री ए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे तीनों लोग इक्वली पैसे कमा रहे हैं, तो इतना इक्वल भी आपको डेवलप कंट्रीज में भी इतना इक्वल नहीं देखने को मिलेगा, बड़ी सिर्फ एग्जांपल है। और कंट्री बी में कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है और कोई तो कमा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब एवरेज इनकम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है। हमें ऊपर ऊपर से तो ए और बी इक्वल लग रहे होंगे, पर कंट्री बी है वो मतलब जो कंट्री बी है वो अलग दिशा में है और ख़राब संकेत दे रही है, और कंट्री ए है वो अच्छे संकेत दे रही है, क्योंकि वहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। अब यहाँ पे आते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, और यहाँ पे इनकम की गलती पता चल गई, तो अब आते हैं अदर क्राइटेरिया में। अदर क्राइटेरिया मतलब इनकम के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ये हमने पढ़ लिया कि जो लोग हैं उनको इनकम के साथ साथ बहुत अलग अलग चीज़ें चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सब चाहिए। तो अब एक टेबल आती है 1.3 बुक की टेबल है, एनसीईआरटी की टेबल है, टेबल 1.3, ये आपको पढ़ना है। इसमें 2017 और 18 में स्टेट्स की पीसीआई दी है, पर कैपिटा इनकम दी है स्टेट्स की। तो हरियाणा की जो दी है मैं आपको दिखाता हूँ। अब से आप उसमें से पढ़ोगे बुक में से, तो आपको एकदम सही से कि ये मतलब जब भी आप एसएसटी पढ़ो $1,03,350 जो खेल रहा है उसकी 1,84,000 है। पर कैपिटा इनकम की 2017 और 18, ठीक है, 2017 और 18। और जो बिहार है उसकी है 38,631। तो इससे आपको पता चलता है जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे हाई है। ये इन रुपीज़ में है, ठीक है, ये सब रुपीज़ में कि इंडिया की बात चली है। लेकिन आपको पता होगा केरला है वो हरियाणा के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है हरियाणा के कंपैरिजन में। तो सबको पता चला हरियाणा इनकम में तो भले ही केरला से ऊपर हो, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं उनमें केरला से पीछे है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि और क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको सबको सही से बताऊंगा कि एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, एक लिटरेसी रेट होती है, नेट अटेंडेंस रेशियो होता है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सबको बताता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स होता है, मैं सबको एक एक करके बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब देखो IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाई बिफोर 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 बॉर्न चिल्ड्रन। इसका मतलब है जैसे कि मान लो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाई मतलब जितने भी चिल्ड्रंस मर रहे हैं बिफोर 1 ईयर, एक साल कंप्लीट करने से पहले 1000 बॉर्न चिल्ड्रंस। मैं आपको सही से तरीके में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक जगह पर, एक कंट्री में या फिर एक जगह पर ही मान लो वहाँ पे 1000 न्यूबॉर्न बेबी जन्म हुआ, उसमें से 100 मान लो एक साल से पहले मर गए, तो एक साल कंप्लीट भी नहीं हुआ और मर गए। तो इसका जो रेशियो है वो 1/10 है। ये जो 1/10 है ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब समझ गए ना आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, रेट मतलब किस रेट से वो उनकी डेथ हुई है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 और अबव एज ग्रुप। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं कौन से, 7 साल से ऊपर या फिर 7 साल के। इसमें से 50 बच्चे लिटरेट है मतलब पढ़े लिखे हैं, और बाकी 50 बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो 50%, तो 50% है वो लिटरेट पॉपुलेशन है। 7 साल से ऊपर या 7 साल के बच्चे, या बच्चे क्या 7 साल से ऊपर जो बड़े हैं वो कितने, उनकी एज ग्रुप से कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो होता है लिटरेसी रेट। अब एक आता है NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन सेम ग्रुप। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 14 और 15 साल के। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितने से 1 साल के नीचे
लिटरेसी रेट में 7 और 7 अबव, और नेट अटेंडेंस रेशियो में 14 एंड 15। तो उसका जो परसेंटेज है बाकी बच्चों से जो स्कूल जा रहे हैं, इसको भी मैं रेशियो में करके समझाता हूँ आपको। तो इसकी मान लो कि कंट्री में 5,000 बच्चे हैं, उसमें से 14 से 15 ईयर्स के उसमें से 4,000 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 4/5। तो ये हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। समझ में आ गया। अब हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ लिया, लिटरेसी रेट पढ़ लिया, नेट अटेंडेंस रेशियो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे आप पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो फिर वहाँ का आपको दिखती बात है कि अगर कहीं की पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पे कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल्स में अच्छे से इलाज हो पाएगा। तो ये सब बहुत पब्लिक फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बताऊँगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जो पब्लिक की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है पब्लिकली, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया। प्राइवेट स्कूल्स की बात भी कर सकते हैं कि वो पब्लिक जो भी पब्लिकली पार्टिसिपेट होता है। जैसे मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ये बहुत अच्छी है। जो मनी है हमारे हाथ में, वो सब कुछ नहीं खरीद सकती। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सबका आपको मनी से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मनी के अलावा ही बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मनी से खरीद सकते हो नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसको भी आप मनी से खरीद सकते हो कि आपने मनी से एक परमिट ले लिया कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ भी मनी से, मतलब मनी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। फर्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारी लाइफ की, जैसे कपड़े हो गए, प्रोटेक्शन मतलब सिक्योरिटी हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई, बहुत सारी है। इट्स द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। तो इनको रेगुलेट करने का बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका क्या है कि आपको जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। जैसे सिक्योरिटी हमारी कलेक्टिवली है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप बस में जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ अकेले आप नहीं जा रहे हो, साथ में बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं। तो ये होता है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब आपके आसपास मान लो एक हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब वहाँ की अगर अच्छी कंडीशंस होंगी तो अब वहाँ पे आप अच्छी कंडीशन होंगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मतलब वहाँ से अगर आप चेकअप कराओगे, मतलब आप समझ लो ना, अच्छे हॉस्पिटल होंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छे से चेकअप हुआ जाएगा। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो फिर आप बाकी चीज़ें, अदर चीज़ें भी अच्छी तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आपका पढ़ाई में बनने लगेगा, आपको अजीब अजीब सा लगेगा। तो ये सब आपका एक पिछली बार एग्जांपल देखा, केरला का एग्जांपल था। केरला has a low infant mortality because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system (PDF) functions well. केरला में आपने देखा कि पिछले जो मैंने आपको बताया था चार्ट पढ़ लेना बुक में से, केरला उस पर जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत कम है। अब ऐसा क्यों है कि वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन है वहाँ की बहुत अच्छी हैं, वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी दी जा रही है। तो ये होता है पब्लिक फैसिलिटी का सिग्निफिकेंस। अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, एक टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक रह जाते हैं। एक बॉडी मास इंडेक्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स BMR, अरे भाई साहब ये कम पहुँच गया, ऐसे मत जाओ यार। BMR, चलो BMR मतलब बॉडी मास, BMR नहीं सॉरी BMR भी आएगा आगे, वो तो बॉडी मास रेशियो होता है, बॉडी मास इंडेक्स है। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसका यूज़ क्या है, यूज टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज नरिश्ड। हाँ, पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट।
इसका मतलब क्या है, जो पर्सन है वो नरिश्ड, नरिश का मतलब होता है ठीक, मतलब एकदम फिट, अंडर नरिश मतलब पतला, ओवरवेट मतलब मोटा। मैं पर्सनली अंडर नरिश्ड हूँ। मैं आपको वैसे क्यों बता रहा हूँ मुझे बताने, तो कमेंट करके जरूर आप भी बताना कि आप नरिश्ड हो, अंडर नरिश्ड हो या ओवरवेट हो। अब मैं आपको बताऊँगा ये निकालते कैसे हैं। तो पर्सन नरिश है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है, वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो अब इसे निकालते कैसे है कि पर्सन, हाउ टू फाइंड आउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे, मैं आपको ये बताऊँगा बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, वेट इन केजीज, मतलब केजी में वेट और हाइट मीटर्स में, हाइट मीटर स्क्वायर में, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी पर्सन का वेट है 25 kg, उसकी हाइट है 1 मीटर, मान लो बस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 ही इसका बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये बॉडी मास इंडेक्स है। अभी कैसे पता चला है, बस पता लगा है कि ये अंडर नरिश्ड है, नरिश्ड है, फिर ओवरवेट है। तो उसका एक वो है लिस्ट, मैं आपको बताता हूँ। नरिश्ड मतलब 18 एंड 25 के बीच में हमारा बॉडी नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड लेस देन 18 हो, और ओवरवेट मोर देन 25 हो। मतलब ओवर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड होता है 18 BMI के नीचे, ओवरवेट होता है 25 के ऊपर, और नरिश्ड होते हैं 18 और 25 के बीच में। तो कमेंट करके बताना अंडर नरिश्ड है या फिर वो है। अब इसका एक एक्सेप्शन होता है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स एवेल्यूएट नहीं कर सकते क्योंकि चेंज होते रहता है। जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनकी हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो फिर उनका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लास्ट सेकंड टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, रह गए हैं हमारे चैप्टर के, फिर चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP के थ्रू चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है व्हाट द फुल फॉर्म UNDP, या फिर इसका फंक्शन आ सकता है। तो UNDP क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। जैसे जो वर्ल्ड बैंक थी, वर्ल्ड बैंक क्या था बताओ, वर्ल्ड बैंक जो था हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट चलाता था जो, लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। मतलब इसमें कंपेयर तो किया जाता है कंट्रीज़ को, पर वर्ल्ड बैंक में सिर्फ बेसिस का, इनकम के बेसिस पे किया जाता है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ और PCI, इन तीनों के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। तो HDR इज़ मोर फार बेटर देन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ इनकम की बेसिस पे किया जाता है, इसमें अलग अलग बेसिस हैं। दैन व्हाट इज़ अदर क्राइटेरिया, इनकम है वो इन एक मेजर है लेवल ऑफ डेवलपमेंट का, पर इसमें इससे हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो अदर क्राइटेरियाज क्या है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। और लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कोई इंसान किस तरह से रह रहा है, बुरी तरह रह रहा है, अच्छी तरह रह रहा है। तो ये इन सब कुछ चीज़ को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट काम करता है। डू यू थिंक आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन मीजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको लगता है, जैसे बुक में क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में, आपको लगता है कि और कोई भी टॉपिक हो सकता है कि उससे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को किया जा सकता है। इन्वायरमेंट हो सकता है एक, इन्वायरमेंट, और क्या डेवलपमेंट कर रहे हो तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट शुड बी डन विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट एंड इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए टू इन्वायरमेंट, और जो रिसोर्सेज हैं आपको इस तरह यूज़ करनी है ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए टू फ्यूचर जनरेशन, मतलब आगे आने वाली लोगों के प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसलिए सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज विच विल सस्टेन योर फ्यूचर जनरेशन। आपको रिसोर्सेज का उस डेवलपमेंट में यूज़ करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन में मददगार साबित हो। ठीक है, तो अब जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था किसी का, वो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो अपने नए ज़रूर से जाके देख लेना। तो अब आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।